हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स में कुछ कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि फ्रिक्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग चैप्टर है। ऐसे है बहुत इजी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट समझने के बाद। नहीं तो फ्रिक्शन में डायरेक्शन का इशू आता है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का इशू आता है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम लोग थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा जान लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कैसे होता है। देखिए फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? जब दो सॉलिड सरफेस कांटेक्ट, पहली बात हम लोग समझेंगे, ये जो होता है ये कांटेक्ट फोर्स होता है। ये किस टाइप का फोर्स होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है। मीन्स कांटेक्ट में जब दो सरफेस, कैसा सरफेस? सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड, कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट। तो जब सॉलिड सॉलिड कांटेक्ट में आएगा तो वहां पे ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। ये कहाँ पे एक्ट करता है? अगर हम लोग ये देखें तो ये एक्ट कैसे करता है? पैरेलल टू, ये हो गया डायरेक्शन। ठीक है, अब इतना चीज समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि ये कैसे एक्ट करता है। हम लोग ये देखते हैं, जैसे कि हम लोग ऐसा लगता है कि हम लोग को, जैसे एक हम लोग ये सरफेस मान लेते हैं, ये एक सरफेस है, हम लोग को ऐसा दिखता है, इस पे ब्लॉक रखा हुआ है। बट ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होता एक्चुअल में। अगर हम लोग इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, ये अगर इस वाले पार्ट का अगर वो माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो ये हम लोग को कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ हम लोग को दिखेगा। और इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है वो भी कुछ हमारा ऐसा, मान लो ऐसा कुछ ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, अब अगर नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में मैंने पिछले एक वीडियो में बता रखा हूँ, आप देख सकते हैं। अगर नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन मतलब क्या है? अगर नॉर्मल रिएक्शन है तो ये वाला जो ब्लॉक है इसको क्या कर रहा होगा? नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा। और जब पुश कर रहा होता है, ये जो ग्रुप बना हुआ छोटा छोटा ग्रुप जो हम लोग को दिखता नहीं, इसमें क्या होता है? ये फिट हो जाता है, जिसके कारण इसको मूव करना मुश्किल हो पाती है। ये मीन्स इसको मूव करने से रोकता है। मीन्स यहाँ पे अगर इस सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस की बात करें, यहाँ पे रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। किसको? रिलेटिव मोशन को अपोज, रिलेटिव मोशन, मोशन कॉन्टेक्ट सरफेस। इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे क्या करता है? ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है। हमने बताया कि अगर नॉर्मल रिएक्शन होगा, कि जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा ये उतना ग्रुप फिट होगा, उतना ज्यादा टाइट पैक होगा, तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन हमारा क्या हो जाएगा? उतना ज्यादा होगा। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल, ये हम लोग को ध्यान रखना। अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा तो फ्रिक्शन जीरो होगा ही, लेकिन फ्रिक्शन जीरो होगा तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होना होगा ये जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी नॉर्मल रिएक्शन होगा तो फ्रिक्शन होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग, सॉरी, जब फ्रिक्शन होगा तो नॉर्मल रिएक्शन जरूर होगा। बिना नॉर्मल रिएक्शन का फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है। हमने ये देख लिया। अब इससे हम लोग को एक थोड़ा सा रफ आइडिया आ गया कि फ्रिक्शन कैसे काम करता है, फ्रिक्शन कहाँ पे होता है, कैसे होता है। अब आप लोग समझते हैं फ्रिक्शन के बारे में। एक चीज और हम लोग देखते हैं, किसी भी फोर्स, ये हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, अगर हम लोग किसी फोर्स को स्टडी करते हैं, फोर्स को स्टडी करते हैं तो तीन पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना होता है, तीन पॉइंट हम लोग को सीखना होता है। एक, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मीन्स किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। नंबर टू, डायरेक्शन, क्योंकि ये फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो डायरेक्शन भी हम लोग को समझना जरूरत होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और थ्री में आता है मैग्नीट्यूड,
अब तीनों को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें, इसके लिए हमने यहाँ पे चीजें बताया है, उससे क्लियर हो जाएगा कि ये पैरेलल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, जहां सॉलिड सॉलिड कॉन्टेक्ट में आएगा, तो ये कॉन्टेक्ट, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है एक्चुअल में, ये क्या होता है, कॉन्टेक्ट फोर्स का ही एक कंपोनेंट होता है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स की हम लोग बात करते हैं, इसके बारे में एक और पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स होता है। वो कौन सा, सॉलिड सॉलिड वाला कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। अब कौन सा कंपोनेंट, जो पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस होगा, पैरेलल पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस। अब यहां से हम लोग देखते हैं, ये जो हमने बताया कि पहला हमने क्या बताया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बता दिया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ एक्ट करेगा, कांटेक्ट सरफेस पे एक्ट करेगा। ये कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट होता है। तो हम लोग को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन समझ में आ गया। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन किधर होगा। तो अगर डायरेक्शन की बात करें, तो हमने बताया कि कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल होता है। अब जैसे ये मान लो यहाँ कांटेक्ट सरफेस है, तो इसके पैरेलल की बात करें, तो डायरेक्शन यहाँ पे दो टाइप से डायरेक्शन हो सकता है। एक हमारा या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, यही तो डायरेक्शन हमारा यहाँ पे बन रहा है। एक या तो हमारा पैरेलल राइट हो जाएगा या लेफ्ट हो जाएगा। अब ये लेफ्ट राइट कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम लोग को आगे समझ में आएगा। ये हम लोग को आगे समझेंगे कि डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। अब हमने एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया है, अपोजिट रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, यही से हम लोग को डायरेक्शन मिलता है। अब अगर ये बॉडी जो है, ये ब्लॉक है, हम लोग यहाँ पे फिर से इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे लोग फिर से एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ब्लॉक हो गया। अब अगर हम लोग देखते हैं, अगर ये बॉल ब्लॉक रेस्ट पे होता है, ठीक है, ये ब्लॉक रेस्ट पे होता है, तो अगर इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट, रेस्ट, नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, तो इस केस में यहाँ पे डायरेक्शन लोग डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट पे नो एक्सटर्नल फोर्स, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस केस में फ्रिक्शन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अब दूसरे केस हम लोग देखते हैं। दूसरे केस में अगर हम लोग देखेंगे, अगर ये मूव करता है या मूव करने की टेंडेंसी होता है, मीन्स फोर्स लगा रहे हैं बट मूव नहीं कर पा रहा है, तो रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी होगा। तो उस रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। जैसे अगर हम लोग मान लो यहाँ से फोर्स दर लगा देते हैं, तो ये क्या करेगा, ब्लॉक को इधर ले जाने की कोशिश करेगा। ये भले मूव हो या नहीं हो, ये आगे जाने की कोशिश करेगा। ऐसे केस में फ्रिक्शन पीछे की तरफ, क्योंकि रिलेटिव मोशन जो होने वाला उसको क्या करता है, ये अपोज करता है। जो रिलेटिव मोशन यहाँ पे होने जा रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन। सिमिलरली अगर ये मूव करता तो आगे जा रहा तो भी पीछे की तरफ होगा, और अगर ये हमारा इधर जा रहा होगा तो इधर डायरेक्शन होगा। इससे हम लोग को डायरेक्शन का एक रफ आइडिया आ गया। बाकी जब हम लोग अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग समझेंगे। एक चीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट, जब ने बताया अपोजिट रिलेटिव मोशन, तो किसी स्टेटमेंट में अगर लिखा हुआ हो कि ये फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज करता है, तो ये सही नहीं है। हर जगह पे मोशन का अपोज नहीं करता है, कभी कभी मोशन को सपोर्ट भी करता है। इसलिए इसका हम लोग को ध्यान रखना है कि रिलेटिव मोशन, ये जो अपोज होता है, रिलेटिव मोशन अपोज होता है, मोशन अपोज नहीं होता। हम लोग जनरल नहीं कर सकते मोशन, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है जब मोशन को सपोर्ट करता है और कई बार मोशन को अपोज करता है। इसलिए हम लोग एज जनरल टर्म रखेंगे रिलेटिव मोशन, कभी हम लोग मोशन नहीं बोलेंगे, नहीं तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब अगर थोड़ा बहुत हम लोग डायरेक्शन के बारे में समझ में आ गया, हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या देखते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में ऐसे तीन टाइप का होता है, बट हम लोग यहाँ पे दो टाइप का पढ़ेंगे। एक रोलिंग फ्रिक्शन होता है जो हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो पहला टाइप की बात करें, ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक, जैसा कि नाम से ही पता है, स्टैटिक मीन्स ब्लॉक जब रुका हुआ रहेगा तो
मीन्स मोशन का टेंडेंसी होगा रिलेटिव मोशन का, बट रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा होगा ब्लॉक जब रुका हुआ हो। देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, but no actual relative motion takes place। ठीक है, इसका मतलब ये तब एक्ट करता है जब रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी होता है। एक्चुअल में रिलेटिव मोशन वहां पे हो नहीं रहा होगा, बट टेंडेंसी होगा। जैसे हम लोग फोर्स लगाए बट मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी, वहां पे रिलेटिव मोशन हो रहा है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा अच्छे से। जैसे हम लोग ऐसा लेते हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ। अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं, अगर ये स्मूथ होता, अगर हम लोग इसको स्मूथ मानते, तो ये ब्लॉक मूव करता। ये स्मूथनेस के कारण, ये फ्रिक्शन के कारण मूव नहीं कर रहा है। तो अगर स्मूथ होता तो इसका मूविंग का टेंडेंसी किधर होता, इधर होता। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट करेगा, इधर। यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, बट यहाँ टेंडेंसी है, यहाँ पे सरफेस पे रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी है। तो ऐसे फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब हम लोग समझ में आना है कि वहां पे जो कांटेक्ट सरफेस के बीच में है, कांटेक्ट सरफेस पे क्या है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी होगा, वहां हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएंगे। अब अगर रिलेटिव स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में समझेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन लोग कैसे पता करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सरफेस को स्मूथ मान लेते हैं। अगर हमको डायरेक्शन पता करना होगा, डायरेक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, सरफेस को स्मूथ मान लेंगे। एज्यूम सरफेस इज स्मूथ। पहले सरफेस को स्मूथ एज्यूम करना, अब देखेंगे किधर मोशन हो रहा है। नाउ इमेजिन, सरफेस अगर स्मूथ होगा तो इमेजिन करना है कि मोशन किधर होगा। इमेजिन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे पहले एक सरफेस स्मूथ है, फिर हम लोग इमेजिन करेंगे अगर सरफेस स्मूथ होता तो ब्लॉक किधर मूव करता। अब जब रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन मिल गया, अब तो हम लोग को पता है कि अपोज करना है, तो डायरेक्शन वहां से मिल जाएगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, इसी रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। मीन्स अगर हम लोग डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अपोजिट टू दिस रिलेटिव मोशन। ये क्लियर हो गया हम लोग को। मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है ये पता चल गया, कहाँ किस पॉइंट पे एक्ट करेगा ये पता चल गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए मैग्नीट्यूड। अब हम लोग समझते हैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड का। तो मैग्नीट्यूड के लिए जब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा, तो हम लोग ये चीज समझेंगे, ये क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। पॉइंट नंबर 1, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है सेल्फ एडजस्टिंग होता है। एडजस्टिंग होता है, लेकिन सेल्फ एडजस्टिंग कब तक होगा, इसका कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो 2 में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये हो जाएगा
म्यू एस इंटू एन। अब ये म्यू एस क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसको बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमने पहले ही बताया था कि ये नॉर्मल एक्शन पर डिपेंड करता है। तो अब अगर हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन का देखेंगे रेंज कहाँ से कहाँ होता है, ये 0 से स्टार्ट हो सकता है और स्टैटिक फ्रिक्शन का रेंज जो होगा मैक्सिमम म्यू एस इंटू एन तक होगा। ये म्यू एस इंटू एन का म्यू एस जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हम लोग फाइंड एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, बट नीड नहीं है क्वेश्चन में ये कोई गिवन होगा, नहीं तो बाकी चीजें गिवन होगा जिससे हम लोग फाइंड करेंगे। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, इसका एक अलग नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्लियर? इसी को हम लोग अलग नाम से जानते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हम लोग को ये समझ में आया स्टैटिक फ्रिक्शन को फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इसके मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है और डिपेंड करता है कि कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उसको जितना बैलेंस करेगा। जैसे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। मीन्स अगर हम लोग देखें लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला देखें, ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो गया म्यू एस इंटू एन। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया? अब हम लोग देखते हैं, हम लोग इसको आगे देखते हैं कैसे इसको हम लोग डिसाइड करते हैं कितना लग रहा होगा, कैसे सेल्फ से एडजस्टिंग है। जैसे मान लेते हैं कि ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ, तो ये हमारा ब्लॉक है यहाँ पे रखा हुआ। अब लोग देखते हैं इस पे कैसे फ्रिक्शन काम करता है। तो फ्रिक्शन ऐसे काम करता है जैसे कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे कोई फोर्स अभी नहीं लग रहा है, ठीक है, हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हम लोग मान लेते हैं एस है, और ये हम लोग मान लेते हैं 0.2 है, ठीक है। इस ब्लॉक का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, इस ब्लॉक का मास जो है वो 10 kg मान लेते हैं। तो नीचे लग रहा होगा mg, अगर प्रीवियस डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो, और ऊपर लग रहा हम लोग का नॉर्मल। इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 100 न्यूटन हो गया। 100 न्यूटन हो गया। अब अगर यहाँ से हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू फाइंड करें, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू ये कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एन 0.2 इंटू 100, ये हो गया 20। ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू। ध्यान रखना ये वैल्यू जो हमने फाइंड किया वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या, तो ये भी यहाँ समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करें, इस ब्लॉक को यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स। अब इस फोर्स के वैल्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होता है। जब फोर्स का वैल्यू 0 न्यूटन था, फोर्स का वैल्यू कितना? 0 न्यूटन, तो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0। ये केस 1। अब हम लोग फोर्स का वैल्यू रख रहे हैं, फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। अब नंबर 3 में फोर्स इक्वल टू 20 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। नंबर 4 एफ इक्वल टू 40 न्यूटन। अब जैसे 20 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब अब ब्लॉक मूव करेगा। अब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन डिफाइन नहीं होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब जो फ्रिक्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन? क्योंकि अब बॉडी मोशन में आ गया, काइनेटिक मतलब मोशन हो गया, अब बॉडी मोशन में आ गया। तो इस केस में क्या डिफाइन हो जाएगा? इस केस में डिफाइन होगा, ये जो केस है इस केस में डिफाइन हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन ये दूसरे टाइप का फ्रिक्शन है। तो यहां से हमने क्या देखा कि अगर फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का हम लोग फॉर्मूला, एक्सटेंसिव फॉर्म फ्रिक्शन का फॉर्मूला देखते हैं तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। और अगर हम लोग फाइंड भी करना हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू होता है अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स पैरेलल टू
कॉमन सरफेस, कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन ये कब तक होगा, ये कब तक होगा, इसका रेंज तो हम लोग यहाँ से जानते हैं, 0 से लेकर के एफ हो गया और एफ से कम होना चाहिए, यहाँ तक में ये हमारा ये हो गया फाइंड करने का फॉर्मूला। एंड ये हो गया एग्जाम्पल जिससे हम लोग को क्लियरली समझ में आएगा कैसे फाइंड करना, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब सेकेंड वाला जो है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, वो इससे कंपेरेबली इजी है। अब अगर हम लोग बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का टाइप 2, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमने पहले देख रखा, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन, अब इसमें डायरेक्शन फाइंड करना कंपैरेटिवली आसान है, डायरेक्शन फाइंड करना इसमें कंपैरेटिवली आसान है। कैसे आसान है, तो इसमें मोशन तो ऑलरेडी हो रहा है, तो मोशन को रिलेटिव मोशन अपोज करेगा, यहाँ पे पहले से रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, रिलेटिव मोशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, डायरेक्शन अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, ये क्या होगा, रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब मैग्नीट्यूड की बात करें, अब देखते हैं मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड के इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, इसके लिए अगर वो काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करना होगा तो म्यू के इंटू एन, यहाँ पे म्यू के क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एन हो गया नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको हम लोग फाइंड कर सकते, इसके लिए कंप्लीट फॉर्मूला है, इसके लिए हम लोग रेंज वगैरह नहीं है, हम लोग इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डायरेक्शन फाइंड करने में दिक्कत होता है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना पहले हमने फाइंड बता चुका है, तो इससे हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा कैसे इसको फाइंड करना है। अब जैसे इसी में हम लोग देख लेते हैं, इसी में ये फोर्थ केस जो लिया था, फोर्थ केस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो फोर्थ केस में अगर देखते हैं, अब इसमें कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यूजुअली जो होता है, यूजुअली म्यू एस जो होता है, म्यू एस स्लाइटली ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन म्यू के होता है, बट एज यूजुअल क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो हम लोग बराबर मान लेंगे, इफ नॉट गिवन सेपरेटली ठीक, बोथ सेम, म्यू एस इक्वल टू म्यू के इक्वल टू म्यू, दोनों को सेम मान लेंगे। ये क्लियर हो गया। अब जैसे ये हमने ये क्लियर हो गया, अब हम लोग देखते हैं इसमें ऊपर वाले एग्जाम्पल में, ऊपर वाले एग्जाम्पल में फिर से हम लोग एग्जाम्पल ड्रॉ कर लेते हैं। ये 10 kg हो गया, नीचे 100 हो गया, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन हो गया, यहाँ म्यू एस का वैल्यू 0.2 था, म्यू के का वैल्यू 0.18 मान लेते हैं, ठीक है। अब इस केस में जब 40 न्यूटन लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे फोर्थ लग रहा है, फोर्स इक्वल टू 40, यहाँ हम लोग फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। अब ऐसे केस में अब ये तो समझ में आ गया कि 20 से ज्यादा ये मूव करेगा, ये तो क्लियर है। अब ये क्लियर है तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हम लोग को ये फाइंड करना होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू के इंटू एन, म्यू के हमारा 0.18 और एन हो गया हमारा 100, ये हो गया 18। तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया अलग अलग टाइप का फ्रिक्शन कैसे फाइंड करना है। अब इसमें एक और चीज हम लोग बताते हैं इसके साथ ही, जैसे हम लोग बोलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ, इसी के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ, ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में अगर हम लोग ये समझते हैं कि ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, हम लोग ऐसे मान लेते हैं
ये ब्लॉक जो हमारा 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये हमारा 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है किसी टाइम पे, ठीक है। अब अगर हम लोग फ्रिक्शन की बात करेंगे, तो अगर इस सरफेस पे देखते हैं, इस सरफेस पे, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अगर हम लोग ब्लॉक ए पे देखें, इसका स्पीड इससे ज्यादा है, बी के रिस्पेक्ट में ए आगे जा रहा है, बी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बी सरफेस लगा रहा है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए आगे जा रहा है, तो ए आगे जा रहा है, तो ए पे पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि ए का रिलेटिव मोशन की तरह आगे की तरफ है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ काम करेगा। अब सिमिलरली अगर हम लोग यहां पे देखते हैं, बी पे दो फ्रिक्शन काम करेगा, एक यहाँ पे काम करेगा और एक यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ वाला जो फ्रिक्शन होगा, ऊपर वाला फ्रिक्शन, तो अगर एक रिस्पेक्ट में देखें, एक रिस्पेक्ट में बी पीछे जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये 4 से जा रहा था, ये 2 से जा रहा है, तो पीछे जा रहा है, तो किधर लगेगा? आगे की तरफ लगेगा, ये एफ ए हमारा आगे की तरफ लगेगा। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है, तो ये किधर लगेगा? पीछे की तरफ। ये डायरेक्शन फाइंड करने का हमने तरीका बता दिया, अलग अलग टाइप का डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका, मीन्स बेसिक हम लोग बोलते हैं, बेसिक इतना कवर हो गया, बाकी एग्जाम्पल्स हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।